हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है। आज हम लोग सिंगुलैरिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट और एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में पढ़ाया था। जिसमें एलिमेंट्री सिग्नल जो होते हैं, ये सारे जितने भी हमने बताया था कि ये हमारे सारे एलिमेंट्री सिग्नल होते हैं, जिसमें ये जो यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स और यूनिट रैम्प जो होते हैं वो सिंगुलैरिटी फंक्शन होते हैं। तो आज हम लोग हमने सारे बाकी जितने हैं इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हम लोग सिंगुलैरिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सिंगुलैरिटी फंक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलैरिटी फंक्शन की। सिंगुलैरिटी फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस आर देयर डेरिवेटिव्स आर डिसकंटिन्यूअस। मीन्स ऐसे जो फंक्शन होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वही हमारे सिंगुलैरिटी फंक्शन होते हैं, या फिर इन फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर यहाँ रफली हमने समझा रखा है कि ये देखिए, ये हमारा सिग्नल जो है, ये जो इस तरीके से हमारे ऑल टाइम के लिए ये हमें इस तरीके से आगे मिलता जा रहा है। तो इस टाइप का जो हमारा सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, मतलब वो हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जा रहा है पूरे टाइम के लिए। तो इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे सिंगुलर नहीं होते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल के बारे में बात किया है। जैसे कि यह हमारा सिग्नल जो है वो इतने टाइम के लिए मिला, फिर यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मिला। तो इस टाइप के सिग्नल जो होते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, मीन्स इनकी जो वैल्यू है, ये जो सिग्नल जो है इसको हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिराइव करना चाहेंगे तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं पूरे टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर इस सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले इतने पोर्शन को हमें डिराइव करना होगा, मतलब ये सिंगुलर पार्ट है, सिर्फ ये जो हमारा सिंगुलर पार्ट है इतने को हम डिराइव करेंगे। फिर ये जो हमारा सिंगुलर पार्ट है हम इसको डिराइव करेंगे। फिर ये जो हमारा सिंगुलर पार्ट है इसके हम जितने पॉइंट है उनको अगर इस वाले पार्ट को अगर हमें डिराइव करना होगा, तो फिर उसके बाद में उसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट जो है, ये जो सिंगुलर पार्ट है इसको हम डिराइव करेंगे। तो इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं उन्हें डिसकंटिन्यूअस कहा गया है, और यही सिग्नल हमारे सिंगुलर होते हैं। और अब यहाँ पर हमारा ये स्लोप दिया हुआ है। अगर जैसे कि हमने बताया कि ये जो स्लोप जो है ये हमारा अनडिफाइंड स्लोप है। अनडिफाइंड स्लोप क्यों है? क्योंकि अगर इस इतने पार्ट की अगर हम बात करते तो लाइन इक्वेशन को यूज़ करके हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लाइन इक्वेशन का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते थे। उसी तरीके से अगर इस पार्ट की अगर बात करते तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लाइन इक्वेशन निकाल सकते थे। लेकिन अगर हम इस पूरे की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा स्लोप जो है ये हमारा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की, अगर ये जो हमारा कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जो डेरिवेटिव होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो जब यहाँ का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा तो ये पूरा जो है ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से चला और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल ही सिंगुलर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हमारे सिंगुलर फंक्शन जो होते हैं, अगर हम किसी सिंगुलर जो पार्ट है, ये हमारा सिंगल पार्ट है ना, तो ये जो सिंगुलर पार्ट होता है अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो यही डिफाइन करने के बाद इस पार्ट का जो फंक्शन बनेगा उसी को ही सिंगुलर फंक्शन कहेंगे। इस वाले पार्ट को जब डिफाइन करेंगे तो इसका जो फंक्शन बनेगा उसको सिंगुलर फंक्शन कहेंगे। उसी तरह इस वाले पार्ट को जब डिफाइन करेंगे तब इसका जो फंक्शन बनेगा उसे सिंगुलर फंक्शन कहेंगे। इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर पूरे ऑल टाइम के लिए हमें वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है इसलिए इसे सिंगुलर नहीं कहा गया। लेकिन ये सारे जितने भी हैं ये हमारे डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इन्हें सिंगुलर कहा गया। और इनके पर्टिकुलर एक पार्ट को, सिर्फ एक पार्ट को हम उठाते हैं। जिस पार्ट को हम उठाएंगे उस पार्ट के डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो वही फंक्शन जो होगा वो हमारा सिंगुलर फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं द कॉमनली यूज्ड सिंगुलैरिटी फंक्शन आर स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन। यानी कि सिंगुलैरिटी फंक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टेप, रैम्प और इम्पल्स। अब यहाँ पर हम यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर सिग्नल जो होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। The unit step function has a constant amplitude of unity for the zero or positive value of the time t, whereas it has a zero value for negative value of
टाइम t। मीन्स क्या कह रहा है कि t जब हमारी t की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर जो इस फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 होगा, और जैसे जैसे t की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी ऑल टाइम के लिए हमारी 1 होगी। लेकिन जब हम t की वैल्यू 0 से जब हम घटाते जाएंगे तो जो इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो वही यहाँ पे हमने जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि जो यूनिट फंक्शन जो होता है वो 0 पर और पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 पर और टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उस पूरे टाइम के लिए यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब 1 मिलेगा। और यहाँ पर जैसे हमने कह रखा है कि जो t की जो निगेटिव वैल्यू है उस कंडीशन में यहाँ पर 0 मिलेगा। t की जो ये जो निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव, तो t की जो निगेटिव वैल्यू उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो 0 मिलेगा। ये जो हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन होते हैं इनको यूटी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूटी की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारा t इज इक्वल टू 0 और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मीन्स t की वैल्यू जब 0 होगी तो 1 मिलेगा, और t की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से जब हम बढ़ाते जाएंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तो जहाँ एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमारा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जिसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से चलती रहेगी। और हमारा 0 कब मिलेगा, जब t की वैल्यू लेस देन 0 होगी। मीन्स t की वैल्यू ये जो हमारा t है जब लेस देन 0 होगी, मीन्स यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जब लेस देन 0 होगी, जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा 0 होगा, यानी कि उस कंडीशन में ut की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है इसलिए हमें ऑल टाइम पर हमारी वैल्यू सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल की। जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं उसको हम un द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू यानी कि जो हमारा सिग्नल की वैल्यू जो होगी वो 1 मिलेगी। कब, जब हमारा n की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब कि यहाँ पर ये देखिए हमने दिखाया हुआ सिग्नल एक्सिस है, ये देखिए हमने यहाँ पे n एक्सिस दिखाया हुआ है। जब n की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो 1 मिलेगा, जब n की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर है तो 1 मिल रहा है, और दूसरा जब हमारी n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 1 मिल रहा है। यानी कि n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 0 से हम ज़्यादा जब बढ़ाते चले जाएंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 मिलेगी। और ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है इसीलिए सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मिलेगी। तो उसके बाद में ये हम 0 un यानी कि जो हमारा फंक्शन un जो है वो हमें 0 कब मिलेगा, जब n की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यानी कि जब हम 0 से जब हम वैल्यू घटाते जाएंगे -1 -2 -3 तो उस कंडीशन में जो हमारी un की वैल्यू होगी वो हमारी 0 मिलेगी। इस सिग्नल जो हमारा फंक्शन है इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो एरो जो है वो हमारा ओरिजिन की वैल्यू को बताता है, यानी कि ये एरो जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे दिखाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, फिर आगे हमने 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, तो ऑल टाइम के लिए वैल्यू 1 1 1 1 और ये इस तरीके से हमारे आगे चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमें आगे वैल्यू मिलती चलेगी, यानी ये इसको हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये हमारा सिग्नल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नोट देखिए, नोट में हमने बता रखा यही जो हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो है इसको हमने समझाने के लिए अलग से आपको यहाँ बता रखा है। यहाँ पर ये देखिए ये हमारी xn की वैल्यू यानी कि एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारी 0 ये पूरी वैल्यू दी है। यहाँ इक्वेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए दिखाया है, जहाँ पर एरो होता है वही हमारी ओरिजिन की वैल्यू होती है। ओरिजिन का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये t की वैल्यू, ये हमने जितनी भी वैल्यूज है ये हमने t की वैल्यू दिखा रखी है, यानी कि 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ दिखा रखा है। ये -1 -2 -3 ये हमने निगेटिव एक्सिस पे वैल्यू दिखा रखी है। तो 0 पर हमारी वैल्यू 2 मिल रही है, तो यहाँ पर हमने 0 पर वैल्यू 2 दिखाया है। उसके बाद में यहाँ पर 1 पे हमारी वैल्यू -1 मिल रही है, तो 1 पर हमने वैल्यू यहाँ -1 पे दिखाया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे 2 पे वैल्यू 1 दिखाई है, 2 पे हमने +1 ये हमने दिखाया है। फिर हमने यहाँ पर 3 के पास 2 दिखाया है, 3 पे हमने ये 2 पे दिखाया है, और हमने यहाँ 4 को हमने 0 दिखाया है। तो 4 पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड 0 हो गया है। उसी तरीके से जब हम निगेटिव एक्सिस की बात करेंगे -1 पे फिर हमने 1 दिखाया है, तो ये -1 पे हमारा 1 आ जाएगा,
ये 1, उसके बाद में हमने -2 पे 0 और -3 पे 0, मीन्स -2 पे हमको 0 मिल रहा है, -3 पे 0 मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्नल के फॉर्म में। और ये इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो उसको हम सिर्फ डिस्क्रीट जो हमारे सिग्नल होते हैं सिर्फ उसी तरीके से, ये जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल जो है इस डिस्क्रीट सिग्नल को ही सिर्फ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल को एक रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है, जिसके न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे के जो आगे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें हम पढ़ेंगे। और ये देखिए n इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि n इज इक्वल टू, ये n की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे हमें xn, ये हमारा फंक्शन xn है, वहाँ पर हमारी n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पर xn की वैल्यू 2 हो जाएगी। और हम नेक्स्ट यूनिट रैम्प फंक्शन और सिग्नल जो है इनकी बात कर लेते हैं। और रैम्प फंक्शन हैज़ 0 वैल्यू, मतलब रैम्प फंक्शन जो होते हैं उनकी 0 वैल्यू होती है कब, जब हमारी t की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो ये हमने ये देखिए दिखाया है, t इज इक्वल टू, ये हमारा t एक्सिस है, t इज इक्वल टू 0 पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। उसके बाद में आगे हमने देखा कि जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब रैम्प फंक्शन इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, मीन्स t की वैल्यू जो होगी जब वो 0 से ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव एक्सिस पर, जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा पॉजिटिव एक्सिस पर होगी तो जो हमारा सिग्नल जो बनेगा वो एक लीनियर स्लोप देगा। ये जो हम लाइन देख रहे हैं जो 0 ओरिजिन से इस तरीके से जा रही है, या इस टाइप की लाइन जो होती है वो लीनियरिटी को शो करती है। तो ये जो हमारे लीनियरिटी जो हमारा ये जो लीनियर फंक्शन है तो यही हमारा रैम्प फंक्शन कहलाएगा। तो रैम्प फंक्शन जो होते हैं इनको हम RT और RN कॉन्टिन्यूस, तो RT RN डिस्क्रीट है तो RN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस सिग्नल को दिखाया गया है जिसे हम RT द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। t हमें वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारी t की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और 0 हमें तब मिलेगा जब t की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर या फिर 0 से कम होगा। मीन्स t की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो 0 मिलेगा। t की वैल्यू जो ये हमारा t एक्सिस है, जब t की वैल्यू 0 होगी तो हमारा 0 मिलेगा, और जब t की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी तो 0 मिलेगा, यानी कि ऑल लेस देन 0, यानी कि इधर निगेटिव एक्सिस की हम बात कर लेते हैं। निगेटिव एक्सिस में यहाँ पे -1 -2 -3 ये जितनी ऑल वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि t की वैल्यू जो है जब वो 0 से ज़्यादा होगा तो t मिलेगा। यहाँ पर t इज इक्वल टू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर t इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या मिलेगा, ये जो ग्राफ जो है वो हमारा रैम्प जो सिग्नल होते हैं वो हमारे लीनियरिटी को शो करते हैं, इसीलिए जो हमारे ये सिग्नल जो होते हैं वो हमेशा लीनियर आगे बढ़ेंगे। तो जब t इज इक्वल टू 1 रखेगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखने पर जिस पॉइंट पर हमको 1 मिलेगा उतना हमारा ग्राफ बन जाएगा। फिर अगर t की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखेंगे, जिस पॉइंट पे हमारी वैल्यू 2 मिलेगी तो उतना हमारा ग्राफ आगे लीनियर बढ़ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो इस तरीके से 3 पे हम देखेंगे ये हमारा इतना ग्राफ आ जाएगा। 4 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से, ये यहाँ पर मिलने पे ये इतना मिल, इस तरीके से आगे ये ऐसे टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये हमारा ग्राफ जो है उस तरीके से आगे लीनियर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा RT कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए हो जाएगा। तरीके से डिस्क्रीट सिग्नल के लिए इसे RN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n जो होती है वो हमें तब मिलती है जब n की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज़्यादा होती है, और 0 मिलती है जब n की वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से कम होती है। मीन्स ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे सिग्नल n इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 मिलेगा, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें 0 मिल रही है। n की वैल्यू 0 से जब कम होगी तब हमारा 0 मिलेगा, n की वैल्यू जब हमारी 0 से कम है तो ऑल टाइम के लिए 0 मिलेगा, और n की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तो n मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ये रैम्प फंक्शन इसलिए लीनियर का हमने दिखाया है, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए हमें ऑल टाइम के लिए हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ इंस्टेंट टाइम के लिए सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। तो सिग्नल की वैल्यू हमने यहाँ दिखाई है, n की वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस पॉइंट पे देखा 1 मिल रहा है तो हमने वहाँ पर हमने ये लाइन हमने खींच दी। फिर हमने क्या किया कि n की वैल्यू 2 ले ली है, तो 2 देखने पर हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से देखा तो ये हमारा सिग्नल की इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी हमने उस वैल्यू को ले लिया। फिर हमने n की वैल्यू 3 रखा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखने पर इस पॉइंट पे ये हमारा सिग्नल के इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी हमने वो ले लिया। इसी तरीके से हमने जब 4 हमने रखा तो 4 पे हमने देखने पर इस पॉइंट पे जो सिग्नल की वैल्यू होगी हमने वो ले ली।
तो इस तरीके से ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल बन गया RN के लिए, मतलब रैंप के लिए। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल, जिसे UT और RT रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में हमने रिलेशन बताया गया है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब ये हमारा मेन रिलेशन है, जहाँ पर UT इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ RT होता है। जब हम इधर वाला डिफरेंशिएशन उधर लेकर के जाएंगे तो ये RT जो है वो इस तरीके से RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला, अब हमारा इधर वाला डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी जो लिमिट होगी वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 × dt। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा RT इज इक्वल टू T × UT हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा RT और UT में हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होते हैं? यूनिट इम्पल्स फंक्शन प्रेजेंट ओनली एट t इज इक्वल टू 0, मतलब ये ऐसे फंक्शन जो कि केवल t इज इक्वल टू 0 पर प्रेजेंट होते हैं। इट्स विड्थ टेंड्स टू 0 एंड इट्स एम्पलीट्यूड एट t इक्वल टू 0 इज इन्फिनिटली लार्ज, so that area under the pulse is unity. Due to unity area it is called as unit impulse function, also called delta function. unit impulse function जो होते हैं उन्हें डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। इस पूरे का मतलब ये है कि हमने ये बताया है कि ये जो फंक्शन होते हैं वो सिर्फ हमारा t इज इक्वल टू 0 पर ही प्रेजेंट करते हैं, उसके अदर वैल्यू के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसके एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी लार्ज होती है। मीन्स t इज इक्वल टू, अगर हमारा कोई पॉइंट t इज इक्वल टू 0 है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो हमने 1 रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये यूनिटी इम्पल्स फंक्शन है, लेकिन अगर इम्पल्स फंक्शन की बात करें हम प्रॉपरली तो ये जो इम्पल्स फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर इन्फानाइट तक की हो सकती है। उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर इन्फानाइट तक की हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर इसको इन्फिनिटली लार्ज कहा गया है t इज इक्वल टू 0 पर। और ये जो फंक्शन, ये जो एरिया होता है ये हमारा यूनिटी एरिया होता है, इसीलिए इसको हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन कह रहे हैं। ये जो हमारा फंक्शन होता है इसको हम डेल्टा t द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो सिर्फ t इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर 0 मिलती है और t इज़ इक्वल टू 0 पर 1 मिलती है। मीन्स जब हमारा t इज़ इक्वल टू 0 होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 0 जो है तभी हमको ये हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 होगी। तो t इज़ इक्वल टू 0 पर ही हमारा ये जो हमारा सिग्नल जो है ये हमारा सिर्फ t इज़ इक्वल टू 0 पर ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि जब हमारी t की वैल्यू 0 नहीं होगी, चाहे वो इधर का पोर्शन हो पॉजिटिव एक्सिस हो चाहे नेगेटिव एक्सिस हो, हमें कहीं पे भी हमें इम्पल्स फंक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ कहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, t इज इक्वल टू 0 पर मिलेगी। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा t इंटू dt। इस होल वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 1 क्यों हो गई है? क्योंकि ये हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो यूनिटी है, मीन्स 1 है। बाकी ये अदर फॉर्मूले हैं जहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 कर दी है तो इन्फिनिटी हो गई है। यहाँ पे डेल्टा t इज इक्वल टू इवन के लिए हमारा डेल्टा माइनस का t हो जाता है। उसी तरीके से ये एक इक्वेशन हमारी ये दे रखी है जहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ft डेल t माइनस का a इंटू dt, यानी कि हमारा कॉन्वल्यूशन वाला पार्ट आ गया है। कॉन्वल्यूशन को हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पर ये फॉर्मूले को देख लीजिए। अब हम बात कर, ये हमारा अभी तक यहाँ कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब यहाँ डिस्क्रीट के बारे में बात करते हैं। इसको हम डेल्टा n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 1 कब मिलेगी? जब n इज इक्वल टू 0 होगा और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। ये हमारा डिस्क्रीट है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा n को इसके अलावा इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर ये दिखाया गया है कि ओरिजिन का मतलब ये हो गया, ये एरो जो है वो ओरिजिन बताता है यानी t इज इक्वल टू 0, सॉरी डिस्क्रीट है, ये ओरिजिन बताता है यानी n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ वैल्यू 1 मिलेगी और अदरवाइज वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो ये हमारा ये रिप्रेजेंटेशन एक इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फंक्शन को, और एक इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर ये सिग्नल दिखाया हुआ है जो सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पर मिल रहा है और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। ये हमारा एक डिस्क्रीट है, इसलिए इसको यहाँ डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया गया है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। 1 एम्पलीट्यूड इसलिए यूनिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि
क्योंकि ये हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। और यहाँ पर जो है इसको एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे ये डिस्क्रीट, इसलिए इसे डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि फंक्शन के फॉर्म में दिए होंगे जिसकी हमें एनर्जी और पावर निकालनी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को नोट्स ये अवेलेबल करा दूँगी। तो मैं ओके, थैंक यू।